आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यमन में। तो चलिए आज शुरू करते हैं इस वीडियो में और जानते हैं कि आपके 10th क्लास में कैसे कैसे मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वीडियो मुख्य रूप से वैसे क्वेश्चन के लिए है जो आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे कैसे इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तैयारी कर चुकी है और कैसे आपको तैयार होकर जाना है, इस वीडियो में पूरा एक एक पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट आप इजी समझ सकें और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है ये भी आप जान सकें। तो देखते हैं कि आज का जो मेरा पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, आपके सामने है। बताना इसमें यह है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम मतलब लसा ज्ञात कीजिए। यह आपको ज्ञात करके इस सवाल में बताना है। अब कैसे करेंगे चलिए करके बताते हैं। इसे सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे। सॉल्व करने के लिए जो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं वो आप फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या करना है कि यहां जो भी आपके सामने नंबर दिया हुआ है 9, 12, 27 इसका आपको निकाल लेना है अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले लिख लेंगे 9 का अभाज्य गुणनखंड। आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं या पूरा भी लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसको बोला जाता है? तो 9 को आपको खंड कर लेना है इस तरीके से। तो 3 से कटाएंगे तो 3 बार में होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 का पावर 2, क्योंकि 3 डबल आ चुका है यहां। अब इसी तरीके से आपको लिख लेना है 12 का। तो 12 का यदि आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो अभाज्य गुणनखंड कितना आएगा? तो 12 का अभाज्य गुणनखंड में आपके सामने आ जाएगा 2 का पावर 2 और 1 आ जाएगा 3, क्योंकि 2 का पावर 2 का मतलब 4 हुआ और 4 तिहाई हो जाता है 12। और एक और संख्या बचा हुआ है जो है आपके सामने 27। तो आपको 27 का भी निकाल लेना होगा अभाज्य गुणनखंड। चलिए 27 का, तो 27 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 3। अगर आपको ये करने नहीं आता है तो आप रफ में अपना पूरा जैसे हम ये आपको करके बताए थे ऐसे कर लेंगे और तब यहां लिखेंगे। अब चलिए आपको लिखना है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कैसे लिखेंगे? महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं HCF, आप कोष्ठ में ऐसे लिख भी सकते हैं। हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे कैसे? तो देख लेंगे कि ये जो तीनों आपके सामने संख्या के अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसमें मिलने वाली संख्या कौन सा है उसका मिनिमम पावर कम से कम पावर वाला यूज करेंगे। जैसे देखिए इसमें 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो सभी में कॉमन क्या मिला आपको 3, तो यही हो जाएगा 3 इसका महत्तम समापवर्तक। अगर 3 का पावर 2 सब में मिलता तो 3 का पावर 2 लिखते। मतलब आप याद रखेंगे महत्तम कैसे निकालेंगे, तो महत्तम में मिलने वाला। और अगर आपको यहां निकालना है लघुत्तम समापवर्तक तो लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है LCM। लघुत्तम समापवर्तक में सब लिखना होता है। अब ये सब कैसे लिखना है वो भी हम चलिए आपको समझा देते हैं। पहले क्या करेंगे कि जो पावर में मिल रहे हैं पहले उसको लिखिए। जैसे 3 सब में मिल रहा है तो पहले आप 3 लिख लेंगे और 3 का मैक्सिमम पावर लिखेंगे। जैसे तीनों में मैक्सिमम 3 का पावर कितना है? 3 का पावर 3, तो आपको 3 का पावर 3 लिख लेना है। और इसके बाद मिलने वाले के बाद जो बच गया वो भी आपको लिख लेना है। तो 2 का पावर 2 भी बचा हुआ यहां पर, तो 2 का पावर 2 भी आप इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 का पावर 3 मतलब 27 हुआ और 2 का पावर 4 का मतलब 2 का पावर 2 का मतलब 4 हुआ। 27 और 4 को गुना कर देंगे तो आपके सामने हो जाएगा 7 28, 2 हासिल और 4 दूनी 8 और 2 10। मतलब इसका LCM जो हो जाएगा वो हो जाएगा 108। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। आ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपके सामने कैसा है। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये समझना है और ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और हम इसको बोल देंगे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? तो सिद्ध करें कि 5 - √3 अपरिमेय है। अब इसको अपरिमेय सिद्ध करना है हम लोग को। अपरिमेय कैसे सिद्ध करेंगे ये समझिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि जिसे आपको सिद्ध करना है अपरिमेय, आप उसे मान लीजिए परिमेय संख्या। लिख लेंगे माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। जैसे जैसे आपको बताया जा रहा वैसे वैसे ही आप नोट करते जाएंगे। अगर कलम कॉपी लेके नहीं बैठे तो एकदम कलम कॉपी लेके बैठिए और पूरी वीडियो को अंत तक देखिए।
5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। आपको अपरिमेय सिद्ध करना है, लेकिन परिमेय आपको मानना होगा। लिख लेंगे, मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इस तरीके से लिख जब लेंगे तो आपको क्या करना होगा कि लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या है तो आप इसको लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3, ये रूट 3 जो है इसे आप लिख सकते हैं p बटा क्यू। अब क्या करेंगे, यहां से आप जो भी परिमेय संख्या LHS पार्ट में है इसको आप भेज लेंगे RHS में, ताकि आप सॉल्व कर सके इजी। तो देखिए, इस 5 को हम भेजते हैं सबसे पहले RHS पार्ट में, तो यहां बचेगा माइनस रूट 3, और पहले से आपके सामने यहां पर है p बाई क्यू, और 5 जाता है तो लिख सकते हैं -5। अब इस माइनस को हटाइए ताकि आपका ये इक्वेशन साधारण तरीके से सॉल्व किया जा सके। तो दोनों पक्षों में अर्थात LHS और RHS दोनों जगह आप माइनस से क्रॉस कर लेंगे। तो माइनस से यहां क्रॉस करेंगे तो रूट 3 हो जाएगा, और यहां यदि माइनस से आप क्रॉस करते हैं RHS पार्ट में तो जो 5 है माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, और जो आपके सामने p बाई क्यू प्लस में है ये आ जाएगा आपके सामने माइनस में, और इस तरीके से आपके सामने आ जाएगा। अब 5 देखिए यहां पर परिमेय है, और p बाई क्यू जो है वो भी परिमेय है। तो परिमेय में से परिमेय को अगर माइनस करेंगे तो जो संख्या आएगा वो परिमेय है। तो इसका मतलब यहां RHS पार्ट मेरे पास परिमेय है, जबकि LHS पार्ट में रूट 3 है जो कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर हो ऐसा कभी संभव नहीं है। तो आपको नीचे लिख लेना होगा, चूंकि परिमेय संख्या आप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या का मान अपरिमेय के समान नहीं हो सकता है। लिख लीजिएंगे, परिमेय संख्या का मान अपरिमेय के समान, अपरिमेय के समान नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हमारा ये जो 5 माइनस रूट 3 जो था इसको हम परिमेय माने थे, इसका मतलब यहां पर नहीं हो सकता, गलत आ गया। इसका अर्थ है तो आप लिख लेंगे, अतः जो हम माने थे वो गलत था, मेरा विरोधाभास प्राप्त हुआ, अर्थात 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इतना अगर आप काम कर लेते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाते हैं। परिमेय संख्या है, संख्या छूट गया, संख्या लिख देते हैं, संख्या है। इस तरीके के कार्य करेंगे और इस प्रकार से आप प्रश्नों का आंसर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने तीसरे नंबर में आएगा। तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस क्वेश्चन को आप कैसे बना पाएंगे? प्रश्न काफी इजी होगा, लेकिन इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आपका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूछने वाला है। प्रश्न क्या है? द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। अब इसका शून्य ज्ञात करके बताना है। अब शून्य कैसे ज्ञात करते हैं ये थोड़ा सा जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको लिख लेना है, चूंकि द्विघात बहुपद। अब देखिए, द्विघात बहुपद में कई तरीके के होते हैं, 3 तरीके मुख्य रूप से होते हैं शून्य ज्ञात करने के। हम सबसे पहले यहां पर गुणनखंड विधि का प्रयोग करके बताएंगे। द्विघात बहुपद क्या है? तो x² प्लस 7x प्लस 10 ये आपके सामने द्विघात बहुपद है। अब इसको देखिए हम हल करके बताते हैं। अब इसके लिए क्या करना है, इस बीच वाले पद को 7x जो है इसको आपको तोड़ने के लिए करना ऐसा है कि 2 अंक सोचने। हम आपको यहां पर बॉक्स बना के समझाने का प्रयास करते हैं। ये समझाने के लिए, ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिखना है। तो 2 अंक से ऐसा सोचना है जिसको गुना करें तो आ जाए 10, और उनको अगर जोड़े, चूंकि यहां पर देखिए आपके सामने प्लस है, अर्थात प्लस करें तो आ जाए 7। तो आपके सामने एक संख्या मिल जाएगा 5 और एक संख्या मिल जाएगा, तो आप ऐसे सोच लेंगे, क्योंकि 5 और 2 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, और अगर इनको आपस में आप जोड़ते हैं तो आ जाएगा 7। तो जब ऐसा अंक आपको मिल जाता है तो बीच वाले पद को आप उसी अंक में तोड़ लेंगे, अर्थात 7x को लिख लेंगे 5x प्लस 2x, और लास्ट के जो टर्म है वो जैसे होते हैं वैसे लिखा जाता है। अब क्या करेंगे, इस दोनों में से जो कॉमन मिलेगा आपको वो कॉमन कर लेंगे। तो यहां से आपको x कॉमन मिल जाएगा, तो यहां से x कॉमन करेंगे तो x बचेगा, और प्लस में यहां से x कॉमन करेंगे तो आपको 5 अर्थात 5 बचेगा। सेम यही काम करना, यहां से जो कॉमन टर्म आपको मिलते हैं यहां से कॉमन कर लेंगे। तो यहां से हमें 2 कॉमन मिलता है, तो यहां आपको मिल जाएगा x, और 10 में से 2 कॉमन करते हैं तो यहां मिल जाता है 5
इस तरीके से, क्योंकि 2 से आपको इसको दोनों में क्रॉस करने से पद आपको मिल जाने चाहिए। अब x + 5 और x + 5 दोनों टर्म के मिल गए, तो वहां से आप उसे कॉमन कर लेंगे और यहां आपके पास बच जाएंगे x और यहां बच जाएंगे मेरे पास 2। तो इस तरीके से आप आराम से इस पद का गुणनखंड कर सकते हैं। जब गुणनखंड कर लेंगे तो आपको क्या करना है, इसका शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने का तरीका होता है कि इसका जो गुणनखंड टर्म है इसको आप शून्य के बराबर करेंगे। लेफ्ट साइड में लिख लेंगे यदि x + 5 = 0, तो आपको यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x का वैल्यू हो जाएगा -5। उसी के लाइन देके आप लिख सकते हैं। अगर आपके सामने यदि x + 2 = अगर 0 होता है तो इसमें आपके सामने x का क्या वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू आएगा -2। चूंकि आप यहां 2 से भेजेंगे RHS में तो -2 आ जाएगा और लास्ट में आप लिख लेंगे अतः x बराबर आपके सामने मिला -5 या फिर मिला -2 और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आएगा। चौथे प्रश्न को एक बार सॉल्व करके समझ के और इसे बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है, ध्यान से देखते हैं। प्रश्न है कि द्विघात सूत्र से द्विघात समीकरण 2x² + x - 528 मतलब 528 बराबर 0 को हल कीजिए। अब इसको देखिए हल करके बताना है। कैसे हल करेंगे चलिए, लेकिन आपको याद रहे कि द्विघात सूत्र के प्रयोग से हल करना है। अभी जैसे आपके सामने गुणनखंड विधि प्रयोग किए थे वैसे आपको इसको सॉल्व नहीं करना है। चलिए सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको। सबसे पहले आपको यहां पर द्विघात समीकरण नोट कर लेना है। जैसा है वैसे द्विघात समीकरण लिख के आप उसे नोट कर लेंगे। और द्विघात समीकरण मेरे पास कितना है, तो ये मेरे पास है 2x² + x - 528 बराबर हो जाता है 0। अब यहां से क्या करेंगे, सबसे पहले द्विघात सूत्र लगाने के लिए आपको d निकालना है, जिसे विवेचक के नाम से जानते हैं। तो आप उसके पहले एकदम बेसिक तरीके से ले लीजिए a कहा जाता है x² का गुणज जो कि 2 है, फिर उसके बाद b x का गुणज जो कि a है और c देख लीजिए तो आपके सामने हो जाता है -528। अब यहां से आप निकाल लेंगे d। तो d निकालते हैं तो d का फॉर्मूला जो विवेचक के रूप में होता है ba² - 4ac। अब इसमें ba² - 4ac का मान रख देंगे। b का मान देखिए 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, -4ac। a का मान देख लीजिए आपके पास 2 है तो 2 रख लेते हैं और c का मान मेरे पास है -528। तो उस -528 को भी हम यहां पर रख लेंगे इस प्रकार से। अब इसे सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हुआ और माइनस और ये माइनस जब क्रॉस करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा प्लस। अब क्या करते हैं, ये देखिए 4 दूनी 8 हो गया, ये गुना करें तो 8 हो गया। अब 8 से 528 में आपको गुना कर देना है। चलिए गुना करते हैं तो 8 8 हो जाता है 64। आपका 6 कैरी मतलब 6 हासिल बचता है। इसके बाद 8 दूनी 16, 16 और 6 हो जाता है 22, 2 हासिल बचा और यहां पर 8 × 5 = 40 और 2 यहां हो जाते हैं 42। अब ये दोनों जोड़ दीजिए तो ये टोटल आपके सामने वैल्यू जो मिल जाएगा ये मिल जाएगा, ये आपके पास 42 हो गए थे, ये टोटल वैल्यू मिल जाएगा 4225। अब क्या करते हैं, आपको लगा लेना है द्विघाती सूत्र, अतः द्विघात समीकरण के मूल। आराम से लिख लेंगे द्विघात समीकरण। मूल या शून्य एक ही चीज होता है के मूल, आप मूल ही लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और इसका सूत्र होता है x बराबर -b ± √d और बाई 2a। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी करते हैं कि d का मान ये जो हम निकाले हैं ये डायरेक्ट रखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप निकाल के भी रख सकते हैं और डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। -b के जगह पर देखिए 1 है, 1 रख लेंगे प्लस माइनस। अब d हमारे पास कितना है, तो d का मान मेरे पास मिला है 4225, तो ये आप रख लेंगे 4225। और उसके डिवीजन में आपके सामने 2a है तो 2a का वैल्यू रख लेंगे, a का वैल्यू हमें मिला है यहां पर 2। इस तरीके से देखिए यहां पर हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो ये आपके पास -1 है प्लस माइनस। अब आपको यहां से 4225 का चाहिए वर्गमूल, ठीक है। 4225 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो 4225 का वर्गमूल हो जाता है आपका 65। आप निकाल सकते हैं अगर निकालना चाहते हैं, हमें डायरेक्ट याद था हम आपको बता दिए। और नीचे आपके सामने हो गया है 4, 2 दूनी 4। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, एक बार प्लस का यूज कर लेंगे ये वाला चिन्ह में, तो -1 प्लस आपके पास हो जाता है 65
बटा में 4, या करके आप लिख सकते हैं -1, अब की बार -1 का यूज कर लीजिए, 65/4। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो 65 में से 1 घटाते हैं तो बचता है 64 और बटा में आपका 4 आ गया। या फिर यहां से लिख सकते हैं -1 और -65 हो जाते हैं -66 और बटा में 4। अब कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 4 से घटाते हैं अगर, तो 4 एकम 4, 8 तरीके 24, मतलब चलिए 6 चौके 24, 16 चौके 64 होता है। लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कट पा रहा है, तो आप इसे कटा सकते हैं। 33 दूनी कटता है और 2 दूनी 4 कटता है, मतलब यहां से मान मिल गया 16, या फिर मिल गया हमें -33 बटा में 2, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आसानी से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने आएगा 5वें नंबर में। इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। कैसे जवाब दे पाते हैं थोड़ा सा समझिए। प्रश्न क्या है, दिए गए एपी एक समांतर श्रेणी है, 12, 17, 22 से 27 का कौन सा मतलब पहला पद और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यह आपको इस प्रश्न में बताना है, मतलब बताना इसमें है कि पहला पद कितना है और सार्व अंतर कितना है। तो देखिए ये काफी आसान प्रश्न है, लेकिन अगर आप जब लिखना नहीं जानेंगे ठीक से, आप अच्छे अंक नहीं ला पाएंगे। इसलिए लिखना सीखिए, कैसे लिखते हैं, एग्जामिनेशन में लिखा कैसे जाता है। तो आप सबसे पहले लिख लेंगे दी गई, हिंदी मीडियम वाले लोग ही बताएंगे, दी गई समांतर श्रेणी। ये हिंदी मीडियम वाले लोग के लिए ही विशेष तरीके से हम आपको बता रहे हैं। दी गई समांतर श्रेणी आप आराम से लिख सकते हैं श्रेणी, और बराबर में लिख लीजिए क्या क्या है, 12 है, उसके बाद 17 है, 22 है और आपके सामने 27 है, और फिर उसके बाद डॉट डॉट दे दिया गया है इस तरीके से। तो अब यहां से आपको बताना है पहला पद, तो आप लिख लेंगे इसलिए पहला पद। देखिए इतना जब लिखते हैं, जब आपको समझ में डायरेक्ट आ जाता है, लेकिन लिखना होता है एग्जामिनेशन को बताने के लिए। एग्जामिनर इसी पर आपको अच्छे अंक देंगे। ए, तो पहला पद ए से डिनोट किया था और पहला पद इस 12 को बोलेंगे, तो पहला पद हमारा हो जाएगा 12। उसके नीचे आप लिख लेंगे तथा आपको सार्व अंतर बताना है, तो लिख लेंगे सार्व अंतर। और सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो सार्व अंतर निकाला जाता है डी के द्वारा, और डी यहां डिफाइंड होता है a2 - a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है। तो दूसरा पद आपके सामने है 17 और पहला पद आपके सामने 12, तो 17 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 5, अर्थात सार्व अंतर का मान हो जाएगा 5। इस तरीके से लिखेंगे, आपको 2 अंक पक्के मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर देखिए, 6 क्या है यह भी आपके सामने आ गया है, और छठा प्रश्न इस बार भी एपी से लिया गया है आप लोग के लिए। जो प्रश्न आपको बता रहे हैं एकदम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, यह दिमाग में ठान लीजिए। 6 नंबर आपको बताना है कि एपी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। देखिए काफी अच्छा प्रश्न है। अब इसको आपको सॉल्व करने के लिए सीखना होगा। हम बेसिक तरीके से आपको दम सॉल्व इजी करके बताएंगे। सबसे पहले उसी तरीके से आप लिख लीजिए, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी, और दी गई समांतर श्रेणी मेरे पास कितना है, तो वो है 21, 18, 15 और उसके बाद डॉट डॉट इस तरीके से दिया गया है। अब यहां से कौन सा पद 81 है ये देखिए, तो पहले आप यहां से ए और डी निकाल लीजिए। ए का मान आपको मिल गया 21 पहला पद, और डी कैसे निकालते हैं, तो दूसरे में से पहले को घटाते हैं, तो 18 में से आपको घटा लेना है कितना को, 21 को। तो 18 में से 21 को घटाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा -3। अब यहां पर जिस पद को निकालना है कि वो कौन सा पद है, आप उसे मान लेंगे अपने से ही एनवा पद। एनवा पद मान लीजिए कि -81 जो है एनवा पद है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपको सवाल को आराम से सॉल्व करके बता देगा। अब समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है, वो होता है a + n-1 × d, और बराबर में मेरे पास है -81। अब इसे सॉल्व करते हैं। a का मान यहां से रख लेते हैं, a का मान 21 रख लेना है, प्लस n-1, n का मान आपको नहीं पता है, लेकिन d का मान तो हमें पता है, उसको रख लेंगे -3, और बराबर में मेरे पास है -81। अब बेसिक कॉन्सेप्ट से आप इसे सॉल्व कर लीजिए। पहले क्या कीजिए, आप n-1 जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, और इनटू में आपके पास है -3। पहले आप इस 21 को भेजिए RHS में, तो -81 पहले से 21 आएगा, तो ये -21 भी आ जाएगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। n-1
अब क्या करते हैं, -81 और -21 ये दोनों ऐड हो जाएगा, चूंकि माइनस माइनस प्लस होता है, आप जोड़ देते हैं तो आपके सामने आ जाएगा ये 102, एक और एक 2 हुआ, 8 2 10 हुआ। और ये जो -3 है आप इसे RHS में लाएंगे तो ये -3 आपके डिवीजन में आ जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कटा सकते हैं और 3 से अगर आप इसको कटाएं तो आपको ये कट जाता है, 3 3 9, एक बचा और 4 3 12, 34 बार में। अब इस 1 को RHS में भेज दीजिए तो आपको n का मान मिल जाएगा, तो n का मान मिल जाएगा 34 + 1 मतलब टोटल आ गया 35। लेकिन आपको इतना ही छोड़ना नहीं है, लास्ट में जरूर लिखना है आपको, अतः समांतर श्रेणी, इस तरीके से लिख लेंगे, समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 है। और इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। ऐसा करेंगे तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है जो आपके सामने होगा 7 नंबर में। 7 नंबर को जानेंगे और इसे समझ के बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए कलम कॉपी लेके बैठे होंगे तो जरूर आप इसको नोट करते जाएंगे। प्रश्न क्या है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4:5 के अनुपात में है, तो कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब इसकी प्रॉपर्टी आपको थोड़ी सी समझनी होगी। पहले तो आपको यह जानना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज कहते किसको हैं। अगर यह नहीं समझते हैं तो आप सवाल को आसानी से नहीं बना पाएंगे। जैसे जानिए, अगर मान लीजिए आपके सामने एक कोई इस तरीके से चतुर्भुज है, सपोज दैट, और इस चतुर्भुज के ऊपर अगर एक चक्र है, थोड़ा सा समझ जाएंगे, इसके ऊपर मतलब ऐसे समझ जाएंगे, इसके ऊपर होना चाहिए, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके ऊपर ऐसे मान लीजिए कि चक्र जो है वो चतुर्भुज के चारों तरफ है, तो इसमें आप समझ लेंगे कि यहां का जो कोण होता है इसके सम्मुख कोण, तो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग मतलब इन दोनों कोणों का जो योग होता है ये होता है 180 डिग्री। ये कंफर्म है। मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C और ये D है, तो अब आप समझ सकते हैं कि A और C का जो योग होगा ये 180 होगा और B और D का जो योग होगा 180 होगा। इस बात को दम कंफर्म आप दिमाग में बना लीजिए। अब सवाल कैसे सॉल्व करेंगे ये चलिए हम आपको सिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। आपको जब अनुपात में मान मिल जाएंगे, जैसे 4:5 है, तो आप क्या करेंगे, अनुपातिक संख्या मान लेंगे। माना कि अनुपातिक संख्या इसी तरीके से लिखा जाता है, अनुपातिक संख्या x है। अनुपातिक संख्या बोला जाता है जो दोनों अनुपात में शामिल हो, x है। तो अब आपके सामने चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण दिया हुआ है, तो आमने सामने के कोण में कोण A और कोण C हो सकता है, तो आप यहां लिख सकते हैं कि इसलिए, आराम से लिख लेंगे, इसलिए कोण A बराबर पहला अनुपात 4 है तो आप इसमें लिख लेंगे 4x, और कॉमा देके कोण C जो दूसरे अनुपात के रूप में है 5, इसमें लिख लेंगे 5x। x दोनों में आप लागू कर लेंगे। तो आपके अनुसार आप लिख सकते हैं कि चूंकि किसी चक्रीय चतुर्भुज में, किसी चक्रीय चतुर्भुज, किसी चक्रीय चतुर्भुज में लिख सकते हैं, चक्रीय चतुर्भुज में कोण A जो होगा और कोण C जो होगा इन दोनों का योग हो जाएगा कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, A और C का मान रख लेंगे। A का मान आपके पास 4x है, C का मान आपके पास 5x है, और बराबर में लिख लेते हैं 180 डिग्री। अब इसे सॉल्व कीजिए, 4 और 5 हो जाते हैं 9x, 9x बराबर हो जाता है 180। अब 9 को RHS में भेज के आपको यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, तो 180 बटा में 9 कटा लीजिए तो 20 बार में कटा, मतलब यहां पर मेरे पास x का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब लास्ट में लिख लीजिए, अतः कोण A बराबर, ये कोण A था मेरे पास 4x, अब x का मान हम ला चुके हैं 20 डिग्री, तो आप यहां पर 20 रख देंगे तो 4 × 20 मतलब ये आ जाएगा कितना, 80 डिग्री। और उसके बाद कोण C अगर निकालना है तो कोण C कितना हम लिए थे, ये लिए थे 5x। अब यहां पर वैल्यू रख देंगे, तो 5x का वैल्यू रखते हैं तो x का वैल्यू में 20 रखना है, तो 5 दूनी 10 मतलब ये आ जाता है आपका 100 डिग्री, और ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि आगे कौन सा क्वेश्चन आता है 8 नंबर में। 8वें प्रश्न को बनाने का जल्दी से प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है ये देखते हैं।
त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो, तो सिद्ध करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a² होगा। यह आपको सिद्ध करके इस प्रश्न में बताना है। अब यह कैसे सिद्ध करेंगे ये समझिए, सॉल्व करके आपको बेसिक तरीके से बताते हैं। पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि यहां पर जो है समबाहु त्रिभुज है, तो एक समबाहु त्रिभुज हम बगल में इस तरीके से ड्राइंग कर लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके से समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से मान लीजिएगा समबाहु त्रिभुज है। अब इस समबाहु त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं। समबाहु त्रिभुज में नाम देते हैं ए, बी और ये सी। अब इसकी प्रत्येक भुजा जो है ए है, तो मान लीजिए ये भुजा ए है, ये भी ए है और ये भी आपके सामने ए है। तो आपको क्षेत्रफल के रूप में सिद्ध करना है। तो आप इसको सिद्ध करने के लिए हीरोन का सूत्र या हीरो का सूत्र प्रयोग कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप या अर्ध परिमाप जिसको आप कहते हैं, पहले एस निकाला जाता है जिसे हम अर्ध परिमाप के नाम से जानते हैं। तो अर्ध परिमाप यहां निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है? एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब a प्लस बी प्लस सी मतलब सारे के सारे भुजा यहां a है, तो आप लिख लेंगे a प्लस a बाई 2। अब अगर इसे a को 3 बार जोड़ते हैं तो यह हो जाता है 3a बाई 2। यह बेसिक कॉन्सेप्ट है जिससे आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, अब इसके लिए हम हीरोन का सूत्र आपको समझाने वाले हैं, उसको बताने वाले हैं। और वो सूत्र होता है, पढ़े होंगे आप लोग, रूट में होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये सबसे आसान प्रॉपर्टी हम बता रहे हैं जिसके द्वारा आप आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास s का मान कितना आया है, तो s का मान हम लोग लेके आए हैं 3a बाई 2। इसी तरीके से s का मान मेरे पास है 3a बाई 2 माइनस a, फिर उसके बाद 3a बाई 2 माइनस b के जगह पर भी हम a रखेंगे चूंकि b दूसरा भुजा भी a ही है। उसके बाद s का मान 3a बाई 2 माइनस c का भी वैल्यू हमारे पास a है। अब इसको जनरल तरीके से, जनरल मैथमेटिक्स तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पर मेरे पास है 3a बाई 2। अब क्या करेंगे, 3a बाई 2 में से a माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा a बाई 2। सेम आगे भी a बाई 2 यहां भी आएगा और तीसरे टर्म से भी आपको a बाई 2 मिलने वाला है। अब इसको आप वर्गमूल निकालेंगे। देखिए जोड़ा लगा के बाहर निकल आते हैं तो जानते हैं, तो डबल a मिला, एक a निकल जाएगा। यहां भी आप देख सकते हैं डबल a मिलेगा तो यहां से भी एक a मिल गया। साथ ही साथ नीचे का 2 डबल मिल रहा है तो एक 2 मिला और यहां से भी 2 डबल मिले तो आपको a मिला। लेकिन रूट में बेचारा अकेले रह जाता है 3, तो आपको यहां 3 लिख लेना है। अब बराबर में √3 जैसे वैसे। अब उसके बाद सॉरी माफ कीजिएगा, नीचे में हमारे पास ये 2 होना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह 2 मिला था कॉमन, तो 2 होना चाहिए। तो आपके सामने रूट मिला और नीचे आपको मिल गया 2 दूनी की 4 और यह a को a से क्रॉस करेंगे तो मिल जाएगा a²। और यही था आपको √3/4 a² आ गया। और इस तरीके से आपका ये सवाल जो होता है ये प्रूव्ड हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा जो आपके सामने होगा 8वें के बाद 9वें नंबर में। 9वें को जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसे समझेंगे कैसे बनाएंगे। प्रश्न क्या है, दूरी सूत्र का प्रयोग कर दिखाइए कि बिंदु 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेखी है। अब आपको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये समझाना है, ये बताना है। चलिए करके बताते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को मान लेंगे क्रमशः a, b और c। तो आप लिख लेंगे माना कि बिंदु a, b और c के निर्देशांक क्रमशः, अब तीनों को लिख लीजिए क्रमशः में कौन कौन है, तो क्रमशः है 1, 5, उसके बाद आपके पास है 2, 4 और 3, 3 है। जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे ही आपको एग्जामिनेशन में करना है, कहीं भी इसी तरह का गलती नहीं करेंगे। ये मान लिए, तो अब जब ये मान लिए तो सबसे पहले क्या करना है, तीनों भुजा निकालना है इसके द्वारा जो निकलेगा। कौन कौन भुजा होता है, तो एक आपका हो जाएगा AB, एक हो जाएगा BC और एक हो जाएगा AC। इसके बाद हम आपको समझाते हैं इसके निकालने का क्या फायदा होगा।
चलिए ये पहले आपको निकालना होगा, उसके बाद कुछ आगे टॉपिक हम समझाने वाले हैं। तो आप सबसे पहले निकाल लेंगे ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? दूरी सूत्र के प्रयोग से। तो दूरी सूत्र के प्रयोग से अगर ए बी निकलेगा तो इसके लिए हमें सूत्र यूज करना होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका वैल्यूएशन आपको अच्छे तरीके से रखना होगा, नहीं तो फिर गलती कर देंगे आप। x2 माइनस x1, a1 b1 कौन है? देखिए a ये है और b ये है। अब यहां से मान रखिए x2 x1, तो x2 आपके पास हो जाता है 2 और x1 हो जाता है 1। इसका आपको कर लेना होगा स्क्वायर, प्लस में y2 हो जाता है 4 और y1 हो जाता है -5। इसका कर लेना है स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 घटेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 4 में से 5 घटाते हैं तो होता है -1, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही बचेगा और इन दोनों का बराबर वैल्यू आ जाएगा √2। अब इसी तरीके से आपको निकाल लेना है BC। जैसे AB निकाले थे वैसे निकाल लेंगे BC। चलिए हम आपको BC डायरेक्ट निकाल के बता देते हैं। BC के तहत B और C वाले से B ये है और C आपके पास ये है, इसका मान रखना है। तो x2 x1 दीजिए, तो x2 आपके सामने हो जाता है 3, 3 में 2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 का आपको लिख लेना होगा स्क्वायर, प्लस 3 ये y2 है और 4 है y1, तो 3 माइनस 4 का भी लिख लेंगे इसी तरीके से स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 घटा 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 में से 4 घटा -1 हुआ, उसका भी स्क्वायर 1 होगा और इसका भी वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? √2 आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? आपको एक और टर्म निकालना है जो आपको AC के रूप में होगा, मतलब तीनों भुजा जो मिलेगा ABC से उसको निकाल लेना है। अब AC निकाल लेंगे इसी तरीके से दूरी सूत्र का प्रयोग करके। AC में A और C वाले समान रखना होता है, तो ये क्रमशः मिल जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर, उसके बाद मिल जाएगा 3 माइनस 5 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखिए 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? सोच लीजिए। 3 में से यदि 1 घटाएंगे तो मेरे पास 2 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे -2 होगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हम बगल में आपके सामने लिख देते हैं। अब 4 और 4 हो जाता है √8 और √8 को यदि खंड करेंगे तो मिल जाएगा 2√2। अब क्या करेंगे? अब आपको यह पता होगा कि अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं कब, यह बात समझिए। 3 बिंदु कब संरेख होते हैं, इस बात को अगर थोड़ा सा हम समझते हैं और समझने का प्रयास करते हैं तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता है। तो 3 बिंदु संरेख तब होते हैं जब वो एक ही सीधी रेखा पर स्थित हो, जैसे एक सीधा लाइन हो, इसी पर तीनों बिंदु हो। जैसे एक बिंदु हो जाए A, एक बिंदु हो जाए B और एक बिंदु हो जाए C, तो इसको हम संरेख बोलते हैं। तो इस संरेख का कंडीशन क्या है? ये जो आपका AB है, ये AB है और BC है, दोनों को अगर जोड़ा जाए तो पूरे AC के बराबर हो जाता है। तो ये लागू हो रहा है या नहीं? तो आप क्या करेंगे कि AB प्लस AC को खुद से जोड़ के देखेंगे। AB प्लस BC को आप कीजिएगा AB प्लस BC को। अब AB प्लस BC का मान कितना है? तो AB का मान है मेरे पास √2, BC का मान भी है √2 और दोनों जोड़ते हैं तो आ जाता है 2√2, जो कि किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो AB प्लस BC का मान AC के बराबर हो गया तो लास्ट में लिख देना होता है अतः बिंदु ABC लिख देंगे, अतः बिंदु ABC संरेख हैं। हाँ, ऐसा भी काम कर सकते हैं कि ABC के बदले अगर आप चाहें तो इन तीनों बिंदु को भी आप लिख सकते हैं कि तीनों बिंदु जो है वो संरेख है या संरेखी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपके सामने 10वें नंबर में है। 10वें का जवाब एक बार समझने का प्रयास करेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे आपको बनाना होता है। चलिए सॉल्व करके बताते हैं। प्रश्न क्या है? बिंदुओं -5, 7, -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको दूरी ज्ञात करके बताना है, तो दम आराम से लिखिए। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछ दिया और ऐसे ही आपके एग्जामिनेशन में आसान के भी पूछे जाएंगे और टफ क्वेश्चन भी पूछे ही जाएंगे। तो -5, 7 और -1, 3 इसी तरीके से लिखेंगे। के बीच की दूरी लिख लेना है, के बीच की दूरी। अब दूरी सूत्र यहां पर लगा लीजिए। दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र आप पढ़ चुके होंगे, क्या होता है? दूरी सूत्र लगाएंगे जो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसका वैल्यूएशन अच्छे से रख देंगे
सिंपल सी बात है, x2 माइनस x1 का मान कितना है? तो x2 आपके सामने है, देखिए ये आपके सामने x1 होता है, ये हो जाता है y1 और ये आपका हो जाता है x2 और ये हो जाता है y2। अब यहां पर क्या करेंगे, आप x2 रख लेंगे तो x2 का मान -1 है और इसका मान -5 है। सूत्र में मेरा माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इसका कर लेंगे स्क्वायर, प्लस y2 y1 का मान रखते तो 3 और 7 मिला आपको, 3 - 7 का कर लेंगे स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, -1 + 4 5 हो जाता है 4, 4 का स्क्वायर कर लीजिए 16, फिर 3 में से 7 घटाते हैं -4, इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो इसका भी 16 आएगा। 16 और 16 जोड़ेंगे 32 होगा, 32 को खंड कर लेंगे तो 32 को खंड करेंगे तो आपके सामने ये देखिए 32 को आपको ऐसे खंड कर लेना होता है, 2 से कटाते हैं, 16 बार में 2 से कटाते हैं, 8 बार में कटेगा, ये 8 है, फिर 2 से कटाइए तो ये आपका कट जाता है, 4 बार में 2 से कटाइए तो 2 बार में, मतलब देखिए 5 2 हो गया। तो सिंपल सी बात है कि 1 2 का जोड़ा 1 2 निकल जाएगा, ये जोड़ा 1 2 निकल जाएगा, मतलब 4 निकल गया, तो 4 बाहर निकल गया और अंदर रह गया 2 और यहां लिख लेंगे आप इकाई। कोई मात्रक जब नहीं होता तो इकाई लिख दिया जाता है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 4√2 इकाई। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ रहा है जो आपके सामने 11 नंबर में है और इस बार का क्वेश्चन त्रिगो से त्रिकोणमिति से आया है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे सॉल्व करके जल्दी से हम आपको बताते हैं। चलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ऐसे ही आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकें। सिद्ध करें कि cos 48, cos 23, cosec 42, cosec 67 का मान 1 लाना है। कैसे आएगा समझाते हैं हम आपको। चलिए बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप LHS यूज कर लेंगे और LHS का वैल्यू मेरे पास है cos 48 डिग्री इंटू cos 23 डिग्री इंटू cosec 42 डिग्री और उसके इंटू में है cosec 67 डिग्री। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का बेसिक तरीका इसका है कि पूरा कोण का आप यूज करेंगे। अब पूरा कोण किसको कहते हैं, तो जब दो कोणों का योग जो है ये दोनों का योग 90 होता है तो इसको हम पूरा कहते हैं। अब इसी पूरा कोण के अनुसार ये सवाल आपको सॉल्व करके बनाने हैं। पूरा कैसे बनाएंगे, तो cos को आप पूरक के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो cos 48 है तो 90 में से हम क्या घटाएंगे कि 48 आ जाएगा, आपको ये सोचना होगा। तो आप इसके लिए कहेंगे कि 42 घटाएंगे तो 48 आएगा, ऐसा कर लेंगे। अब इसके बाद ये cos जो आपके सामने 23 है इसको भी यही हस्र करेंगे। 90 डिग्री में से क्या घटाएंगे कि आपके सामने 23 आ जाए, तो आपको पता चलेगा कि 67 घटाएंगे तो आ जाएगा। अब देख लीजिए कि 42 यहां पर भी है और या जो 67 आया है ये यहां पर भी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको चेंज केवल एक ही को करना है। जैसे अगर ये पहला टर्म आपको चेंज किए तो इस सेकंड वाले को चेंज नहीं करेंगे, सेकंड वाले को चेंज करेंगे तो वो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए सेकंड वाले को जैसा है वैसे ही आप इस तरीके से छोड़ दीजिए। 42 डिग्री इंटू cosec 67 डिग्री। चलिए ये हमारा हो गया है 67 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब ये आप पढ़े होंगे आप लोग कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, आप बेसिक तरीके से पढ़े होंगे, इसका वैल्यूएशन होता है साइन थीटा। ये आप पे कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो cos 90 माइनस आप इसको थीटा मान लें तो ये आपका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा अर्थात साइन 42 डिग्री इंटू इसी तरीके से ये वाले का भी वैल्यू हो जाएगा साइन 67 डिग्री। और एक चीज और भी पढ़े होंगे आप लोग कि कौशिक बराबर होता है, कौशिक का जो रेसिफोकल होता है वो साइन होता है, तो कौशिक बराबर होता है 1/sin। इस तरीके का जानकारी भी आप कभी ना कभी पढ़े होंगे। तो कौशिक 42 को आप लिख सकते हैं 1/sin 42 डिग्री और उसके बाद इंटू में आपके सामने cos 67 है, इसको लिख देंगे 1/sin 67 डिग्री। अब देखिए साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा और साइन 67 से साइन 67 कट जाएगा, तो मतलब बचा 1 × 1 जो कि आपको दिखाया जाता है कि ये आपका RHS है और इस तरीके से आपका ये सवाल जो होता है ये प्रूव्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है जो कि आपके सामने 12 नंबर में है। 12 प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे और इसमें आप कितना मेहनत कर पाएंगे। चलिए प्रश्न को समझते हैं और इसे बनाने का जल्दी से प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है, साइन थीटा बराबर 12/13 हो तो कॉस थीटा और टैन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको इसका मान ज्ञात करके सवाल को बता देना है। चलिए हम आपको सवाल को सॉल्व करके बताएंगे कैसे होता है।
बेसिक दम आराम से आपको समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्या कीजिए कि जो आपके पास निष्पत्ति है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहला साइन थीटा बराबर दिया हुआ है आपके सामने 12/13। अब आप सोच लीजिए कि साइन का रेशियो फॉर्मूला, आनुपातिक सूत्र क्या होता है। तो आप पढ़े होंगे कि साइन थीटा का जो रेशियो फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। इसका मतलब लंब का वैल्यू 12 हो गया और कर्ण का वैल्यू 13 हो गया। अब चलिए इसको ड्राइंग के द्वारा भी हम आपको समझा देते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आप ड्राइंग कर लेते हैं, इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जनरल तरीके से, कुछ इस प्रकार। अगर इस तरीके का आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बन चुका है तो अब यहां जानते होंगे कि समकोण त्रिभुज में अगर ये नाम दे देते हैं ए बी सी, इस तरीके का अगर नाम दे चुके हैं तो लंब जो होता है इस वाले भुजा को, अगर ये मान लीजिए कि समकोण है और ये एंगल आपका थीटा है तो लंब कहा जाता है इस भुजा को, जो कि आपको मिल चुका है 12, और बीसी सॉरी कर्ण जो है ये आपके सामने है 13। ऐसे रेशियो के रूप में कभी भी इसको मतलब कांस्टेंट मान के भी बनाया जा सकता है और ये भी कॉन्सेप्ट आपका गलत नहीं है। तो पहले आप क्या करेंगे, बीसी आप ज्ञात कर लेंगे। तो बीसी अगर ज्ञात करते हैं तो कैसे ज्ञात कर पाएंगे, तो आप इस बीसी को कहते हैं और इसको कहते हैं आप लोग आधार। तो आधार का पाइथागोरस त्रिक होता है, यहां लिख सकते हैं पाइथागोरस त्रिक से, और पाइथागोरस त्रिक कहता है कि आधार निकालना है तो आधार का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आधार निकालने के लिए आपको कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटाना होगा। अब देखिए यहां के कर्ण कितना है, तो कर्ण आपको मिला था 13, तो 13 के स्क्वायर में से आपको घटाना होगा 12 का स्क्वायर। अब चलिए इसको वैल्यू को निकाल के बताते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, 12 का स्क्वायर हो जाता है 144, और 169 में से 144 घटाते हैं तो होता है 25, और 25 का वर्गमूल आपको हो जाता है 5। अब देखिए यहां पर कांस्टेंट मान के भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कॉन्सेप्ट होता है और वो भी कॉन्सेप्ट होता है। आपको बताना क्या था, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है, पढ़े होंगे बेसिक फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण, और आधार कितना मिल गया हमें, तो मिल गया है 5, और कर्ण कितना था 13, तो 5/13 हो जाएगा। और तथा अगर आपको मान लीजिए tan निकालना है तो tan का वैल्यू कितना कैसे होता है, तो tan का वैल्यू होता है लंब बटा में आधार। लंब हमें मिला हुआ है मुख्य रूप से 12, देख सकते हैं यहां पर, और आधार अभी अभी निकाले थे तो आधार आ गया था 5, और ये हो जाता है इस प्रश्न का आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है जो कि आपके सामने है 13 नंबर में। इसको जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसे बनाने का भी प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है कि सिद्ध करेगी √1 + cos x / 1 - cos x = 1 + cos x / sin x। अब कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम बेसिक तरीके से आपको समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले क्या कीजिए, इसका LHS यूज कर लीजिए। LHS वैल्यू क्या है देख लेते हैं। तो LHS आपके सामने वैल्यू है 1 + cos θ / 1 - cos θ। अब क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा दिखा देते हैं हम आपको। इसके लिए क्या, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे इसके हरों का परिमेयकरण। RHS लाना है, हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो 1 + cos θ 1 / cos θ, हरों का परिमेयकरण। हर में जितना उसका ऊपरी भाग में क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अपोजिट चिन्ह से क्रॉस किया जाता है। मतलब यहां प्लस है माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस वाले भाग से गुना करेंगे। ये बातों का ध्यान आपको देना होता है। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1 + cos x 1 + cos x, ये आपका हो जाता है 1 + cos θ का होल स्क्वायर, चूंकि डबल हो चुका है एक ही। नीचे वाले भाग में ये अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो a - b × a + b, ये एक फॉर्मूले पर बन जाता है a² - b²। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर बचा हुआ है 1 + cos θ का होल स्क्वायर इस तरीके का, और नीचे बचा हुआ है 1 का स्क्वायर 1 होता है, और cos का ये तो जैसे है वैसे ही रह जाएगा। अब क्या करते हैं, अब देखिए 1 + cos θ का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 1 + cos θ, और नीचे 1 - cos स्क्वायर हो जाता है sin स्क्वायर, और sin स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो आपके सामने हो जाएगा sin θ। चूंकि आप पढ़े होंगे कि 1 - cos स्क्वायर θ बराबर होता है sin स्क्वायर θ, इस भाग को आप जरूर पढ़े होंगे, और ये आपका आ जाता है RHS, और इस तरीके से ये क्वेश्चन जो होता है वो प्रूफ हो जाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा जो आपके सामने होगा 14 नंबर में। इसको समझ के इसका जवाब देने का जल्दी से प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे चलिए समझते हैं। पहले इसको हम फिगर के द्वारा आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि फिगर अगर आप बना लेंगे तो आपको सवाल सॉल्व करने में इजी मिलेगा। चलिए पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि एक कोई वृत्त है। हम जनरल तरीके से आपके सामने एक वृत्त इस तरीके का ड्रॉ कर लेते हैं। अब वृत्त बना लिए। अब वृत्त का एक बिंदु है ए। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई बिंदु हो सकता है बाहर। चलिए मान लेते हैं कि यहां पर कोई एक बिंदु है जिसका नाम हम दे देते हैं ए, जो वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब वृत्त का केंद्र जो है, मान लीजिए सपोज दैट यहां है और यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये कितने का है? तो ये सवाल में बोला गया कि ये जो आपके सामने है ये 10 सेंटीमीटर है। वृत्त का केंद्र ओ मान लेते हैं। यहां पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब वृत्त से स्पर्श रेखा खींच लेते। देखिए इस तरीके से हम एक ड्राइंग कर लेते जो स्पर्श रेखा को आपके सामने व्यक्त करता है, और इस तरीके से हमारे सामने एक हो जाता है त्रिज्या। त्रिज्या भी ड्राइंग कर ली आपके सामने। अब अगर मान लीजिए कि यहां पर हम कोई बिंदु का नाम चलिए मान लेते हैं पी दे देते हैं, तो स्पर्श रेखा जो है वो 8 सेंटीमीटर का है। तो ये जो त्रिज्या आपके सामने है, चलिए त्रिज्या को मान लीजिए हम आर दर्शा लेते हैं, तो आर का मान आपको सवाल को निकाल के बताना है। अब ये देखिए ये जो ट्रायंगल बना इसमें ये जो कोण होगा ये 90 होगा, क्योंकि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। तो आप आराम से यहां पर लिख सकते हैं ड्राइंग करने के बाद ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि दम आराम से लिख सकते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है। लिख लेंगे आराम से, वृत्त की त्रिज्या आर है। अब वृत्त की त्रिज्या आर है तो आपके सामने एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज का नाम दे सकते हैं ओ पी ए, कोई भी नाम दे सकते हैं, अपने से नाम देना होता है। इस त्रिभुज में अगर आपको ये निकालना है तो ये आपके सामने हो जाता है क्या, ये भाग हो जाता है, क्योंकि इसमें देखिए समकोण के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो आप लिख सकते हैं इजी तरीके से इस त्रिभुज में कि कर्ण का स्क्वायर मतलब आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, मतलब एपी या पीए जो भी लिख ले, इनका जो होगा पाइथागोरस त्रिक के अनुसार वो ओए के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ओपी का मान कितना है, तो आर माने है आर स्क्वायर लिख लेते हैं। पीए का मान कितना है, तो पीए मेरे पास 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे, और ओए हमारे पास 10 है, तो यहां 10 का स्क्वायर लिख लेंगे। अब इसे जनरल तरीके से सॉल्व कर लीजिए। 10 का स्क्वायर हो जाता है 100 और 8 का स्क्वायर 64, आरएचएस मिलाते हैं तो -64 होता है। अब यहां से r निकालेंगे तो 100 में से 64 घटेगा, 36 बचेगा, स्क्वायर आरएचएस में भेजेंगे तो √36 हो जाएगा, और इस तरीके से r का वैल्यू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और ये होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इतने ही 15 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बनाने होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन हम आपको बताए थे सेम उसी क्वेश्चन के पैटर्न को लेके ये क्वेश्चन आपके सामने तैयार किया गया है। बस स्पर्श रेखा जो थोड़े देर पहले 8 सेंटीमीटर का था वो यहां पर ला दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन आपके हम होमवर्क में छोड़ेंगे। इस क्वेश्चन को बना के कमेंट में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पुनः कल मिलते हैं हम आपके सामने 7 बजे शाम को एक और नए वीडियो के साथ, कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।